क्लास 11 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति, इसके तीसरे काव्य को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। इस पाठ में कविवर बिहारी जी के 10 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले हम लोग कविवर बिहारी जी के जीवन परिचय को जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। बिहारी जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय कवि हुए हैं। रीतिकाल में उनसे बढ़कर कोई दूसरा शब्द शिल्पी नहीं हुआ। अब चूंकि आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा है, इसलिए रीतिकाल के बारे में मैं आपको अत्यंत संक्षेप में बता देता हूं कि हिंदी साहित्य के जब आप काल विभाजन को देखेंगे तो मध्य काल को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है पूर्वार्ध का हिस्सा, उसे हम भक्ति काल कहते हैं, और बाद का जो हिस्सा है उत्तरार्ध के हिस्से को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो बिहारी जी रीतिकाल के सबसे बड़े और लोकप्रिय कवि हुए। इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। ये धौम्य गोत्र के माथुर चौबे थे। इनका जन्म संवत 1652 या सन 1595 ईस्वी में कार्तिक शुक्लाष्टमी को हुआ था। दिन बुधवार था। जन्म स्थान ग्वालियर है। ग्वालियर के ही पास बसा हुआ एक गोविंदपुर नाम का गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव देव। ससुराल इनका मथुरा है। अब ससुराल की चर्चा बच्चों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कविवर बिहारी जी के विवाह के उपरांत इनके पिता केशव देव जी ने वैराग्य ले लिया था, संन्यास ले लिया था। तब से कविवर बिहारी जी अपने ससुराल मथुरा में ही बस गए थे। इन्होंने अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए अर्थात इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, और खंड बुंदेले बाल, बाल का अर्थ है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में ये बुंदेलखंड में आकर बस गए। तरुणाई का अर्थ हुआ तरुणावस्था अर्थात जवानी, जवानी में ये अपने ससुराल मथुरा में आकर के बस गए। यही कारण भी रहा बच्चों कि इनकी जो भाषा है, जब आप इनके दोहों को पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तो इनकी भाषा मुख्य रूप से तो ब्रज है, परंतु कहीं कहीं पर बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, और साथ ही अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। चूंकि ये मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी कवि रहे हैं, इसीलिए इनकी रचनाओं में अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। बिहारी जी नरहरि दास जी के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। कविवर बिहारी जी दरबारी कवि रहे हैं। पहले ये मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में दरबारी कवि रहे, और फिर बाद में जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में ये दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुए। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में दरबारी कवि के रूप में नियुक्त होने में इनके गुरु नरहरि दास जी का बहुत योगदान रहा है। नरहरि दास जी ने मुगल दरबार में कविवर बिहारी जी का बहुत बखान किया था, जिससे प्रभावित होकर के मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें अपने दरबार में नियुक्त कर लिया था। परंतु बाद में मुगलों के आपसी कलह, उनके जो पारिवारिक कलह था, उनसे ऊब करके कविवर बिहारी जी जयपुर चले गए और वहां राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुए। कविवर बिहारी जी की मृत्यु संवत 1720 या सन 1663 ईस्वी में हुई। इनका एकमात्र ज्ञात काव्य ग्रंथ है सतसई, जिसे बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। सतसई का अर्थ है 700। इनमें कुल 700 से कुछ अधिक दोहे संग्रहित हैं। इनकी जो शैली है वह मुक्तक शैली है। हिंदी साहित्य में मुक्तक शैली के बारे में मैंने पहले ही बताया है। हिंदी साहित्य में यह एक शैली है, लिखने का ढंग है, जहां आप देखेंगे कि जब आप बिहारी के दोहे को पढ़ेंगे तो एक दोहे का जो विषय होता है दूसरे दोहे के विषय के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। जैसे कबीर लिखते हैं, उसी प्रकार से जैसे एक दोहा लिखा गया है अगर गुरु के महत्व पर, तो दूसरा दोहा आपको मिलेगा कुरीति पर, तीसरा दोहा ईश्वर की भक्ति पर। इस तरह से हर दोहा का विषय अलग होगा। इसे हम मुक्तक शैली कहते हैं। ये दोहे नीति परक, भक्ति परक और श्रृंगार परक हैं, परंतु श्रृंगार के दोहे अधिक होने के कारण कविवर बिहारी जी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। सतसई के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात यह जो सतसई की, बिहारी सतसई की जो दोहे हैं वे आकार में तो छोटे हैं, देखने में छोटे हैं, परंतु यह नावक के तीर के समान है।
नावक अर्थात शिकारी, शिकारी के तीर के समान होते हैं, जो देखने में छोटे लगते हैं परंतु घाव बहुत गंभीर करते हैं। कहने का आशय यह है कि इनके अर्थ बेहद गंभीर होते हैं। ऐसा लगता है मानो कविवर बिहारी जी ने अपने जीवन के अनुभवों को अपने दोहों में पिरो दिया है। एक छोटे से दोहे में संपूर्ण कथानक को व्यंजित करना, भावों अनुभवों आदि को लाना, चमत्कार उत्पन्न करना, उपमेय उपमान का सामंजस्य उपस्थित करना, हास्य विनोद के साथ साथ गंभीर भावों की गरिमा को बनाए रखना, उसे देश काल परिस्थिति के अनुरूप बनाना तथा भाषा भाव और शैली से परिपूर्ण करना किसी प्रतिभावान शब्द शिल्पी से ही संभव है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कविवर बिहारी ने गागर में सागर भरा है। इनके दोहे भले ही छोटे हैं पर उन दोहों के अर्थ जो है वो बेहद गहरे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने कविवर बिहारी जी का परिचय जाना, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग आपके पुस्तक में जो उनके 10 दोहे दिए गए हैं उन दोहों को पढ़ेंगे। अगर आप सभी चैप्टर का, सभी पार्ट का प्रश्नोत्तर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको सभी नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। धन्यवाद।